गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर तक हम लोग समांतर क्रम संयोजन देख चुके थे प्रतिरोधों का, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को देखेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसके लिए हम तीन रेजिस्टेंस को, वैसे तो हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये सेकेंड और ये थर्ड। इन सभी को हमने V वोल्ट की पावर सप्लाई दी है। ये स्विच है। अब इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट I है। यहाँ पर ब्रांचेस डिवाइड नहीं होने के कारण करंट डिवाइड नहीं होगा। ये R1, ये R2, ये R3, बट इन सभी रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3 होगा। हमारे डेरिवेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जहाँ से जो चीज़ डिवाइड होती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन हो रहा था, हमने वहीं से इक्वेशन स्टार्ट की थी। यहाँ पर पूरे सर्किट में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V मतलब पूरे सर्किट का पोटेंशियल और V1, V2, V3 जो यहाँ डिवाइड हुआ है रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम द्वारा V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है, ठीक है। तो V1 इक्वल टू I, करंट सभी में एक जैसी रहेगी, R1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप सभी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। V की जगह हमने रखा IR, IR1, IR2 और IR3, ठीक है। नाउ I कॉमन लेने के बाद I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। देन टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन में जब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देन हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन और देखेंगे जो कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में है, ठीक है। करंट को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि किसी भी कंडक्टर में किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितने चार्जेस उस क्रॉस सेक्शन एरिया से या कंडक्टर से पास होते हैं वो कहलाता है करंट, यानी I इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ चार्जेस जितने टाइम इंटरवल में पास होते हैं वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट कहलाती है। सेकेंड थिंग हमने ये भी पढ़ा था, करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ, हमने कहा कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितने भी चार्जेस पास हो जाए वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट कहलाती है। तो जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस इस पूरे कंडक्टर से पास हो रहे हैं तो वो सारे ही चार्जेस, और इस पर्टिकुलर कितने क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर वो कितने चार्जेस पास कर सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई छोटा सा कंडक्टर है तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से पास होने वाले चार्जेस भी कम होंगे। तो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने चार्जेस पास हो जाते हैं वो उस कंडक्टर की डेंसिटी कहलाती है। जनरली डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना मास कितने वॉल्यूम के अंदर है वो उसकी डेंसिटी है। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी का मीन्स क्या होगा कि जितने भी चार्ज है, आवेश है, उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होते हैं तो वो एरिया और जितने भी चार्ज है वो दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? करंट डेंसिटी।
जिसे हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा का घनत्व यानी कितने आवेश कितने एरिया से पास हो रहे हैं, जिसे हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, J = Q/A। ठीक है। और तीसरा टर्म, ये आपने पहला करंट पढ़ा, दूसरा करंट डेंसिटी पढ़ा और तीसरा पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग मतलब किसी भी चालक या कंडक्टर के अंदर जब आवेश प्रवाह करते हैं या फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उन सभी की जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो अलग अलग होता है। और इसीलिए हम सारे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से मूव करते हैं, है ना। तो सभी की वेलोसिटी अलग अलग होने के कारण हम क्या करते हैं, सबका औसत ले लेते हैं और औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। हम उसका एवरेज ले लेते हैं सारी वेलोसिटी का, उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमें इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध बताइए। तो हम तीनों को साथ में ही देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यही क्वेश्चन करंट की जगह करंट डेंसिटी भी आ सकता है। मतलब आपको करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन बताना है या करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बताना है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल है ये। तो यहाँ लिखेंगे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, धारा तथा अनुगमन वेग, या फिर धारा की जगह आपको धारा घनत्व भी दे सकते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऑब्लिक का मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर है, ये दोनों एक ही है। यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, धारा या अनुगमन वेग या धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक, तो हम उसके लिए सबसे पहले एक चालक या एक कंडक्टर को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ठीक है, जिसकी लंबाई हम ले लेते हैं L, यानी कि L लेंथ का चालक है, कंडक्टर है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे हमने मान लिया A है। ठीक है, और तो इस पूरे चालक का अगर आयतन पूछें हमसे, वॉल्यूम पूछ लेंगे, तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको थ्योरी पूरा नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा कि उसकी लेंथ L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ये सारी थ्योरी हमें आंसर में फीड करना है, बट ये आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम समझते हैं कि ये लेंथ है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो मुझे इसका आयतन ज्ञात करना है। तो क्या होगा, आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। उसमें से एरिया आपको दे रखा है, मतलब ये वाला टर्म तो आपको पूरा क्लियर है, इनटू ऊंचाई मतलब लेंथ L हो जाएगा। तो A इंटू L क्या कहलाएगा, इसका आयतन। ठीक है, AL मतलब इस पूरे एरिया को L लेंथ तक फाइंड आउट करूंगी तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट होके इसका आयतन कहलाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या चालक का आयतन कितना होगा, A इंटू L होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें धारा की बात करनी है, हमें संबंध किस में दिखाना है, धारा से या धारा घनत्व का, किससे, अनुगमन वेग से। तो उसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं इस चालक के यूनिट वॉल्यूम, यूनिट मतलब इकाई आयतन में, इकाई आयतन या यूनिट वॉल्यूम, पहले हम सिंपल के लिए डिफाइन करेंगे। तो किसी यूनिट या इकाई आयतन में से गुजरने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है। मान लीजिए इसके अंदर से पास होने वाले, इस इतने इतने आयतन में से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन n है। ठीक है, तो अगर इकाई आयतन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन n है तो पूरे ही कंडक्टर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो हम पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूनिट वॉल्यूम से पास हो रहे हैं उसका मल्टीप्लाई हम पूरे ही वॉल्यूम में कर देंगे। ठीक है, ना समझ में आए तो आप लोग फिर से देखिए। लेट द नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि करंट कब फ्लो करेगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्री होंगे और मूव करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे, इज कितने हो गए, n। हमने मान लिया कि इकाई आयतन में प्रवाहित होने वाले फ्री या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, यानी कि पूरे चालक के किसी इकाई आयतन में, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में जो भी आयतन होगा, ठीक है, उसके इकाई आयतन में प्रवाहित होने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन n है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से फ्लो हो रहे हैं इन कंडक्टर। इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कितने होंगे, अगर यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब में n है, तो इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, a इंटू एल है, और यूनिट में n है तो टोटल कंडक्टर के क्या होंगे, n इंटू a इंटू एल। बहुत सिंपल मैथ्स लगाया यहाँ पर। अगर आपको किसी 1 या यूनिट के लिए कोई वैल्यू पता होती है तो टोटल के लिए निकालना हो तो आप सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, a इंटू एल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n का मल्टीप्लाई उसमें कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना माना जाता है, E माना जाता है, इज E। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू भी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹, बट यहाँ पर हमें सिंपल एक सिंबल का यूज़ करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस स्पेलिंग की जगह माइनस लगाकर लिख सकते हो, या ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है, देन इस पूरे ये सारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इन सभी पे चार्ज कितना होगा, देन टोटल चार्ज या कुल आवेश, इसका हिंदी में होगा कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो E कहलाता है, तो पूरे चालक के अंदर कुल आवेश कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा उसको हम Q से डिनोट करते हैं, मतलब पूरे चालक के अंदर जितना भी आवेश है उस पूरे को क्या डिनोट करेंगे, Q। Q क्या होगा, अब देखिए ये तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है N, A और L। अब इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन में एक पे चार्ज E है, तो इन सभी पे चार्ज क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय E। ठीक है, तो ये सिंपल इसे लिख लें NeAl। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है अभी हमने फाइंड आउट किया, N इंटू Al है, तो इन सभी पे चार्ज निकालना है तो एक पे जो चार्ज है उसका मल्टीप्लाई सभी पे कर दो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक, अब हमें पता है कि ये चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर के अंदर। तो हमें पता है कि ये L डिस्टेंस तक ट्रेवल करके यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में इनको कितना टाइम लगेगा, T टाइम लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इफ the time taken by electron to travel the distance, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस L is T। ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है L डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो मान लिया है कि T लग रहा है। अब जो भी लगेगा उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली कुछ और ही होगी, तो मान लीजिए T टाइम लग रहा है। T टाइम लग रहा है तो हम जानते हैं कि अनुगमन वेग या Vd हम फाइंड आउट कर चुके थे, तो टाइम T क्या होगा, L इंटू L अपॉन Vd। अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर से देखिए कि चाल बराबर या वेग बराबर, यहाँ पर वेग ले रहे ना, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ठीक है। अब वेलोसिटी यहाँ पर किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसके वेग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या कहलाता है, तो यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेग होगा, तो उसके लिए हम उसका औसत लेते हैं और उसका औसत क्या होगा, वीडी, यानी कि अनुगमन वेग। ठीक है, तो वीडी क्या होता है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एल है और टाइम कितना लगा है, टी टाइम लगा है। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल ली, कितना समय लग रहा है, टी इक्वल टू, ये टी यहाँ चला जाएगा, वी डी यहाँ आ जाएगा, एल अपॉन वी डी। हर एक स्टेप का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब सिंस हमें पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, जितने भी चार्ज क्यू चार्ज पास हुए टी टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ से हम इस क्यू की वैल्यू रखेंगे आई इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या निकाली है, एन ई ए एल अपॉन टी, सिंपल। तो आई इक्वल टू एन ई ए एल टी की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पुट कर देंगे, क्या होगी, एल अपॉन वी डी। ठीक है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आई इक्वल टू क्या मिलेगा, एन ई ए वी डी। ठीक, तो ये धारा, आई मतलब करंट, और वी डी यानी कि अनुगमन वेग। तो आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। यहाँ पर आप फाइंड कर चुके हैं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों में रिलेशन आ गया। रिलेशन का मतलब होता है कुछ इस तरह से फॉर्मूला डिराइव करना कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे, दोनों ही टर्म्स उस फॉर्मूले में आपको नजर आना चाहिए। जैसे ही दोनों ही टर्म नजर आ गई यानी कि वो उन्हीं के बीच का रिलेशन कहलाता है। अब मैंने आपको कहा था कि धारा और अनुगमन वेग यानी कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाए तो क्वेश्चन यही एंड हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह रिलेशन ना आते हुए करंट डेंसिटी दे दिया जाए, ठीक है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर रिलेशन आ जाता है तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक आपको पता है, करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल टू क्यू बाय ए होती है। ठीक है, तो J जो है वो करंट डेंसिटी हो जाएगा, ठीक, और Q मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चार्जेस Q ले रखा है हमने। ठीक है, और A मतलब एरिया है। ठीक, यहाँ पर Q की जगह आप I कर दीजिए, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होती है, जितनी भी करंट इसमें से पास हो रही है, तो हम यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को काउंट करते हैं ना, वो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मतलब कितनी करंट कितने एरिया से पास हो रही है, तो वो आई बाय ए हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे एन ई ए वी डी अपॉन ए। ठीक है, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो जे इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन होगा। ठीक, सिंपल डेरिवेशन है। यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए कि जो डेंसिटी होती है, ये करंट डेंसिटी जो होगी वो आई बाय ए होती है, कि कितनी करंट कितने एरिया से पास हो रही है। ठीक है, चार्जेस भी गलत नहीं है, बट चार्जेस के लिए फिर हमें क्यू को, आई को रिप्रेजेंट करना होता है ना, कि कितना चार्जेस कितने टाइम में पास हो रहा है। तो यहाँ हम डेंसिटी में टोटल आई को काउंट करते हैं कि टोटल करंट कितने एरिया से पास होती है। तो J इक्वल टू एन ई वी डी, तो ये दोनों ही रिलेशन आ गए। जैसा भी क्वेश्चन है आपको वहाँ तक सॉल्व करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।